हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेज। आज हम इस वीडियो में नाभिक के स्थायित्व न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखें, जब डाल्टन महोदय ने परमाणु के संदर्भ में अपनी परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और जब डाल्टन महोदय के परमाणु सिद्धांत का खंडन हो गया, यानी डाल्टन महोदय ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है वही परमाणु है। जब वो ऐसा कहे, वो दौर बहुत पीछे चला गया है। उसके बाद जब आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया, जिसमें ये कहा गया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है बल्कि विभाज्य कण है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और एंटी पार्टिकल्स की भी चर्चा हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ही संदर्भ में पूरी बात रखी है, तो उसको देख लेंगे। तो जब ये बातें प्रकाश में आ गई तो उसके बाद परमाणु संरचना के संदर्भ में दो प्रश्न ही केवल महत्वपूर्ण थे। एक प्रश्न यह है कि जो नाभिक है, नाभिक के बाहर, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है वह कैसी है। पहला प्रश्न यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और जिस पर बहुत सारे प्रकरण के या बहुत सारे मॉडल्स के आधार पर उसका निराकरण किया गया। 5 मॉडल्स की चर्चा की मैंने, परमाणु संरचना के 2 वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देखेंगे। तो आधुनिक जो परमाणु संरचना है वह वेव मैकेनिकल मॉडल पर आधारित है। तो वह तो हो गया, उससे केवल ये पता चला कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों का स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट में है और क्यों इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था स्टेबल है और परमाणु स्टेबल। अब जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न था जिसका समाधान होना शेष था वह यह है कि नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, वे कैसे स्टेबल हैं। जैसा कि एक चीज आप जान चुके हैं वह यह है कि पिछले वीडियोस की चर्चा में यह आपके सामने ला रखा हूं, ये जान चुके हैं कि परमाणु की पूरा वॉल्यूम, जो एटम का जो टोटल वॉल्यूम है उसकी तुलना में नाभिक का वॉल्यूम, नाभिक इन प्रपोर्शन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, 1/10⁵ है। यानी अगर एटम का वॉल्यूम 1 है तो नाभिक उसकी तुलना में 1/10⁵ गुना छोटा है, जिसको कल्पना करके अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न यह रह गया कि इतनी छोटी सी जगह में नाभिक में जो प्रोटॉन्स हैं, धनावेशित कण, और न्यूट्रॉन निरावेशित कण या उदासीन कण जो हैं वे रहते कैसे हैं, उनका स्टेब्लिशमेंट कैसा है, स्थायित्व कैसा है। क्योंकि ये प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण था जिसका समाधान चाहिए था वह यह है कि प्रोटॉन धनावेशित कण है और एक ही प्रोटॉन अगर नाभिक में हो तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन बहुत सारे परमाणुओं में एक के बजाय अधिक से अधिक प्रोटॉन है जो धनावेशित कण है। अब केवल प्रोटॉन, हाइड्रोजन का छोड़ दे तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, बाकी सब में तो एक से अधिक प्रोटॉन है, तो सब धनावेशित कण इतनी छोटी सी जगह में कैसे स्थायी रूप से रह पा रहे हैं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसका समाधान आया कैसे, देखें, पावेल महोदय एक हैं, उन्होंने मेसान कणों की खोज करी थी। तो मेसान 3 प्रकार के मेसान कण हैं जिन्हें पाई चिन्ह से दर्शाते हैं। तो धनावेशित मेसान को पाई प्लस, इन पर 1 इकाई धन आवेश है और इनका द्रव्यमान जो है, इनका जो मास है वह 0.1514 एटॉमिक मास यूनिट है। और जो पाई माइनस
यानी निगेटिव मेसान हैं उनका आवेश -1 यानी 1 इकाई ऋण आवेश है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। और तीसरा एक प्रकार का और मेसान कण है जो न्यूट्रल है, यानी 3 प्रकार के मेसान कण, मेसान अस्थायी अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं जो नाभिक में हैं। तो यह निरावेशित है और ये जो है धनावेशित और ऋणावेशित, द्रव्यमान तीनों का वही। तो अब देखने की बात यह है कि इनका नाभिक के स्थायित्व से क्या संबंध है। तो जापान के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है युकावा, एच युकावा। तो एच युकावा ने 1935 में नाभिक के स्थायित्व के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मेसान पार्टिकल्स हैं, वे नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके परितः, जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं उनके परितः ये क्या करते हैं, एक क्लाउड जैसा सिस्टम बनाते हैं। ये तीनों प्रकार के मेसान कण एक क्लाउड जैसा सिस्टम बनाते हैं और करते क्या है, क्लाउड जैसा सिस्टम बना करके वो घेराबंदी इनकी करते हैं और इनको एक दूसरे में एक्सचेंज करते रहते हैं। कैसे एक्सचेंज करते रहते हैं वह जाने, और उस घेराबंदी से प्रतिफल क्या निकला वह जाने। देखें, अब अगर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल के साथ जब धन आवेशित मेसान कण जुड़ते हैं तब यह हो जाता है प्रोटॉन। यानी धनावेशित पाई मेसान जब न्यूट्रॉन से मिलता है तो ये प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। और अगर प्रोटॉन के साथ निगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित मेसान कण जुड़ जाता है तो प्रोटॉन का आवेश उदासीन हो जाता है, प्लस माइनस चार्जेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाता है। यानी इस बात का को हम कहें तो ये क्या, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में इंटरचेंज हो रहा है। ये इंटरचेंज जो है इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन पॉजिटिव मेसान के से जुड़ने पर ये बना और यह जो है कि निगेटिव मेसान से जुड़ने पर ये बन गया। तो इस प्रकार से एक बात ये हुई कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बहुत रैपिडली चेंज होते रहते हैं, बहुत रैपिडली। और अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बहुत रैपिडली चेंज होता रहता है। और फिर एक और बात, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में ही इंटरचेंज होते रहते हैं। किसके संपर्क से, वही अब जो तीसरा टाइप का पार्टिकल है मेसान न्यूट्रल मेसान, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो अब ये 3 प्रकार की घटना बहुत रैपिडली होती रहती है। इसका मतलब क्या, नाभिक का जो छोटा सा स्पेस है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर एक न्यूक्लियॉन यह मान लें, एक न्यूक्लियॉन यह मान लें, अब उतने छोटे स्पेस में ये 2 न्यूक्लियॉन हैं, यानी अब यह क्या, प्रोटॉन ही पॉजिटिव न्यूक्लियस का कैरेक्टर आवेश के रूप में दिखाना चाहे तो पॉजिटिव ही दिखा पाएंगे। तो ऐसा बताने के क्रम में क्या किए, इसके चारों ओर क्या है, ये मेसान है, धन आवेशित मेसान, ऋण आवेशित मेसान, इस प्रकार से धन आवेशित, ऋण आवेशित मेसान और निगेटिव न्यूट्रल मेसान, उनका एक क्लाउड इनके पास, ये इनके साथ जुड़ करके वो रैपिडली यह इसमें ऐसे चेंज करते जा रहे हैं। और ऐसा जो जब रैपिड सिस्टम चलता है तो एक क्लाउड जैसा वहां पर चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो जो बैक एंड फोर्थ जंपिंग ऑफ मेसान पार्टिकल्स बिटवीन न्यूक्लियॉन है, यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो मेसान पार्टिकल्स का बैक एंड फोर्थ जंपिंग है, उसके
कारण एक क्लाउड जैसा सिस्टम यहाँ पर तैयार होता है। और ये जो क्लाउड जैसा सिस्टम तैयार होता है, ये केवल क्लाउड जैसा सिस्टम मात्र ही नहीं है, बल्कि इस इंटरचेंज के कारण एक फोर्स डेवलप होता है, जिस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, यह न्यूक्लियर फोर्स उस नाभिक में उत्पन्न होता है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन यानी धनावेशित प्रोटॉन और प्रोटॉन कणों के मध्य जो रिपल्सन है, जो प्रतिकर्षण है, उस प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। और उस अधिक प्रभावी होने के कारण ही तो इस बल, प्रतिकर्षण बल को खत्म करेगा या निरस्त करेगा, तभी तो स्टेबिलिटी लाएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स जो इस एक्सचेंज से, किस एक्सचेंज से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है मेसान कणों के माध्यम से, उस एक्सचेंज के कारण एक जो फोर्स डेवलप हुआ जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहा, उस न्यूक्लियर फोर्स के कारण प्रोटॉन टू प्रोटॉन जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वह निरस्त हो जाता है और नाभिक में स्थायित्व आता है। तो यह नाभिक के स्थायित्व के लिए जो नाभिकीय बल है वह कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी व्याख्या युगावा महोदय ने की। और अभी तक वर्तमान विश्व में युगावा महोदय के इस एक्सप्लेनेशन को स्वीकार किया गया है। तो न्यूक्लियर फोर्स के संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि न्यूक्लियर फोर्स 2 से 3 फर्मी दूरी तक ही काम करता है। यह न्यूक्लियर फोर्स की जो एक रेंज ऑफ पोटेंशियल है वह 2 to 3 फर्मी है। अब ये फर्मी क्या है? एक फर्मी बराबर होता है 10 to the power -12 सेंटीमीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। इसको थोड़ा मीटर में चेंज करके बताइए तो क्या होता है? ये चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के संदर्भ में जब अध्ययन होता है तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि नाभिक के स्थायित्व के लिए न्यूक्लियर फोर्स कारक है और न्यूक्लियर फोर्स कैसे आ रहा है। तो ये पूरा अध्ययन करने पर 2 रोचक तथ्यों की चर्चा और महत्वपूर्ण रह जाती है। वह क्या? पहले तो ये कि जितने भी नॉन एटम्स हैं उनके नाभिकों का अध्ययन करने पर एक चीज ये सामने आई कि जेड क्या है? प्रोटॉन की संख्या को बताने वाला संकेत। एन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या को बताने वाला संकेत। अगर प्रोटॉन की संख्या सम यानी इवन और न्यूट्रॉन की संख्या सम यानी इवन है तो जो स्टेबल नंबर ऑफ एटम्स हैं अभी तक नोन वे जो है 163 है। अब ये पूरा जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। और अभी तक कुल जो ज्ञात परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या है 118। तो आपको उससे केवल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारा जो है वो क्या है, जो भी नॉन एटमिक स्पीसीजेज हैं यानी परमाणु तत्व का उसके आइसोटोप्स जो हैं उनको ले करके ये पूरी गणना वो समझिएगा। तो जब सम और सम दोनों होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो 163 नाभिक ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। यहाँ नाभिक संदर्भ से बात को समझिए। और जब यह यानी प्रोटॉनों की संख्या इवन हो और न्यूट्रॉनों की संख्या ऑड हो यानी विषम हो तो 55 नाभिक न्यूक्लियस जो है स्टेबल पाए गए। और जब यह विषम हो, ऑड हो यानी प्रोटॉनों की नंबर्स ऑड हो जैसे 3, 5, 7 और यह इवन हो जैसे 4, 6, 8 इस तरह के, तो 50 न्यूक्लियस जो है 50 नाभिक स्टेबल पाए गए। अच्छा, देखने की बात यह है अगर दोनों ही ऑड हों, प्रोटॉन की नंबर्स और न्यूट्रॉन की नंबर्स ऑड हों तो केवल और केवल 4 एलिमेंट्स हैं या 4 न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं। इनके एग्जांपल्स यहाँ पर हमने लिख ही दिया है। क्या? एक तो हाइड्रोजन है,
जिसमें 1H2 यानी 1H2 होने का मतलब नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और लिथियम 36 यानी नाभिक में 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या भी 3 और वो 3 यानी ऑड एंड ऑड। और ये बोरॉन 5 एंड 10 यानी 5 प्लस 5, तो 5 और 5 न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये जो है कि ऑड। और नाइट्रोजन 7 एंड 14 यानी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से ये सारे ऑड स्पीसीज, 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पीसीज हैं और ये स्टेबल हैं। इसके अलावा कोई से भी नाभिक नहीं पाए जाते जिनका ऑड नंबर हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और वो स्टेबिलिटी शो करें। तो कुल मिलाकर एक रोचक तथ्य तो ये। दूसरा रोचक तथ्य जो सामने है वह यह है कि N एंड P का रेशियो, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है, अगर वह रेशियो 1 और 1.5 के मध्य आता है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस प्रायः होते हैं। और सबसे अधिक स्टेबल होते हैं अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की नंबर्स इक्वल हो, जैसे कार्बन 6 और 12, तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं, तो यह जो है बहुत स्टेबल नाभिक है। तो इस प्रकार के नाभिक मोस्ट स्टेबल होते हैं। और दूसरा क्या है, 1 से ऊपर बढ़ने पर 1.5 तक, जब यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वह 1.5 तक जा रहा होता है, तब ये लगभग स्टेबल नाभिक मिलते हैं। लेकिन अगर इस रेंज से ऊपर या नीचे है, यानी 1 और 1.5 का जो रेंज है, इससे ऊपर या इससे नीचे वाला रेशियो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो आता है तो वे प्रायः अनस्टेबल नाभिक होते हैं। अच्छा, यानी वे नाभिक क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो जो अनस्टेबल नाभिक हैं उनके अनस्टेबल होने के 2 तरीके हैं। एक तो ये नाभिक जो है वह अनस्टेबल होने की स्थिति में यह करे कि 2 अनस्टेबल नाभिक मिल जाएं यानी फ्यूज हो जाएं। फ्यूज हो जाने की प्रक्रिया को आप कहते हैं फ्यूजन। 2 अनस्टेबल नाभिक मिल जाएं तो फ्यूजन। एक दूसरी बात हो सकती है कि अनस्टेबल होने का एक दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि यह जो अनस्टेबल नाभिक है ये टूट करके 2 छोटे छोटे नाभिक में बट जाए, यानी फिशन। तो फिशन एंड फ्यूजन ये 2 तरह से अनस्टेबल न्यूक्लियस कैरेक्टर शो करते हैं, अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। फ्यूजन का एक उदाहरण देखें, जब लिथियम 37 प्रोटॉन न्यूक्लियस पर इसके अटैक कराया जाता है तो यह बेरिलियम में बड़े नाभिक में कन्वर्ट हो गया, तो और गामा रेज एमिट हुई। उसी तरह से एल्यूमिनियम 1327 के नाभिक पर प्रोटॉन यानी प्रोटॉन नाभिक, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का नाभिक, तो यह जो है कि सिलिकॉन में चेंज हो गया। इसी तरह से बेरिलियम नाभिक पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया आपने तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया और एक न्यूट्रॉन निर्गमित हुआ। तो एक तो ये जो है कि आपको फ्यूजन के एग्जांपल्स हैं, और फिशन का बहुत सुंदर एग्जांपल ये कि यूरेनियम 92-236 जो नाभिक है यह फिशन के बाद क्रिप्टॉन 36 और बेरियम 56 में टूट जाता है, और यह जो है कि 3694 और ये 56 में, और 2 न्यूट्रॉन भी इससे निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फिशन और फ्यूजन के माध्यम से अनस्टेबल नाभिक का कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है। और ये कुल मिलाकर के नाभिक के स्थायित्व पर जो चर्चा थी वो उसके ये 3 पक्ष थे जिन पर जानकारी रखना जरूरी होता है। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की कि उन तीनों पक्षों को समेट पाएँ। आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करें।